दोस्तों, एक जिला कलेक्टर एक बंगले में रहते थे। उसके बंगले के सामने एक गार्ड होता है। तभी एक वहां पर बूढ़ी माँ आती है और आने के बाद गार्ड से कहती है कि बेटा, इस बंगले में जो जिला कलेक्टर रहते हैं उनसे मैं मिलना चाहती हूँ। गार्ड कहता है कि आखिर तुम कौन हो? बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा, मैं उस जिला कलेक्टर के माँ हूँ। उसके बाद से गार्ड सोचता है कि आखिर जिला कलेक्टर के माँ एक सर पर गठरी लेकर क्या करने आई है और इस हालत में। जब इस बात की सूचना उस जिला कलेक्टर के पास गार्ड लेकर जाता है और कहता है कि गेट पर आपकी बूढ़ी माँ आई है और आपके इंतजार कर रही है। दोस्तों, उसके बाद से जिला कलेक्टर और उसके पत्नी आते हैं। आने के बाद अपनी बूढ़ी माँ को पहचानने से ही इनकार कर देते हैं और कहते हैं तुम मेरी माँ नहीं हो। बूढ़ी माँ मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर एक जिला कलेक्टर कैसे अपने बूढ़ी माँ को पहचानने से इनकार कर सकता है। उसके बाद से बूढ़ी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, मुझे ही गलत प्रेमी हुआ, मुझे कहीं और जाना था और तेरे पास आ गई। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मुझे माफ कर देना। इतना बात जब सुनते हैं जिला कलेक्टर तो गेट के अंदर अपने पत्नी के साथ चले जाते हैं। उसके बाद से बूढ़ी माँ कहती है गार्ड से कि बेटा, तुम एक कॉपी और कलम लाओ और उस कॉपी में मेरा दर्द भरी बातों को लिख दो। गार्ड जब कॉपी कलम लाता है तो माँ के मुख से कहे हुए दर्द भरी बातों को उसमें लिख देता है और लिखने के बाद उस कागज को बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा, जब भी जिला कलेक्टर गेट के बाहर आए तो उनके हाथों में दे देना। गार्ड अपने पास रख लेता है और मन ही मन सोचने लगता है कि इस कागज में कितना दुख भरी बात है एक बूढ़ी माँ के लिए। दोस्तों, आखिर उस कागज में क्या लिखा था क्या नहीं, इस बात को जानने के लिए इस कहानी को पूरा देखें और देखने के बाद इस कहानी से कुछ सीखें और हर माँ के इच्छा को पूरा करें। इस कहानी को सुनने के बाद एक माँ के लिए लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि एक माँ तो माँ होती है। दोस्तों, एक बिहार के एक पति पत्नी होते हैं जिनका नाम होता है किशन और श्रद्धा। किशन के शादी हुए कई वर्षों तक बीत जाता है, लेकिन उनके एक पुत्र न पुत्री होते हैं। उनके गांव के लोग जिस अस्पताल में बताते हैं उस अस्पताल में जाते हैं इलाज कराने के लिए, और जिस मंदिर में कहते हैं पूजा करने के लिए उस मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए। ऐसे जाते जाते कुछ दिन बीत जाता है, तब भी शारदा को कुछ नहीं होता है। तो उसके पति कुछ दिन बीतने के बाद दारू पीने लगता है। दारू पीते पीते जब फिर से कुछ समय बीतता है तो श्रद्धा गर्भावस्था में हो जाती है। जब इस बात को अपने पति को बताती है तो पति खुशी से और पीने लगता है। पीते पीते उसका अचानक तबीयत खराब हो जाता है। जब श्रद्धा अपने पति को इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास ले जाती है तो वहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि इनका 2-3 महीना बाद मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि ये दारू पीने से बहुत तबीयत खराब हो चुका है। श्रद्धा अपने किशन पति को घर लेकर आती है, बहुत समझाती है कि एक मेरे कोख में पल रहे आपके बेटा, उसके जिंदगी के बारे में सोचो, उसके भविष्य के बारे में सोचो। लेकिन किशन कुछ नहीं सोचता है और वैसे ही दारू पीता रहता है। देखते देखते जब 9 महीना पूरा हो जाता है तो शारदा ने एक पुत्र को जन्म देती है जिनका नाम रंजीत रखा जाता है। रंजीत जब 2-3 महीना के होता है तो फिर से अचानक किशन की तबीयत खराब होती है और किशन की निधन हो जाती है। निधन होने के बाद शारदा के अड़ोस पड़ोसों को लोग शारदा को कुछ दिन तक देखभाल करते हैं, उसके बाद से छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद शारदा को
ये बात समझ में आता है कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, पढ़ने योग्य हो गया है, इसे स्कूल भेजना जरूरी है। उस दिन से शारदा कुछ लोगों के घर में काम करना स्टार्ट कर देती है और अपने बेटे को पढ़ाने के लिए एक स्कूल में एडमिशन करा देती है। उस दिन से शारदा अपने बेटे को रोजाना स्कूल भेजती है और रंजीत आता है जाता है, उनके साथ माँ भी जाती है। ऐसे करते करते जब 10वें क्लास में रंजीत पढ़ने योग्य हो जाता है, 10वें क्लास में जाता है, तो उसके क्लास के कुछ लड़के ऐसे बात कहते हैं कि एक दूसरे के घर में काम करने वाले के लड़का स्कूल में पढ़ने आता है, इनके साथ हम लोग नहीं रहेंगे। तभी स्कूल से रंजीत छूटता है और छूटने के बाद जो ही स्कूल से 10 कदम आगे बढ़ता है तो अपने माँ से कहता है कि माँ, तुम दूसरे घर में काम करती हो, उस बात को लेकर मुझे क्लास के लड़के कह रहे थे कि इनके माँ दूसरे के घर में काम करती है और उसी के लड़का हम लोगों के क्लास में पढ़ता है, इनसे हम लोग अलग रहेंगे। इस बात को मुझे बहुत दुख लगी है। इस बात को जब रंजीत के माँ शारदा सुनती है तो बहुत दुखी होती है और दुखी होने के बाद कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है बेटा, ऐसा पढ़ो कि कोई ना कोई अधिकारी बन जाओ। उस दिन से रंजीत के माँ स्कूल जाना आना छोड़ देती है, लेकिन इसके बीच में उसके स्कूल के जो टीचर होते हैं उनसे मुलाकात करती रहती है और रंजीत के बारे में पूछती रहती है कि आखिर मेरा लड़का पढ़ने में ठीक है ना। रंजीत के टीचर कहते हैं कि हाँ, आपके लड़का पढ़ने में ठीक है, आपकी घबराने की कोई बात नहीं है। एक दिन आपके लड़का एक सरकारी अफसर बनेगा। माँ मन ही मन खुश होती है और सोचने लगती है कि जिस दिन मेरा लड़का अफसर बन जाएगा उस दिन मेरा दुख छूट जाएगा। जब 10वें पास कर लेता है उसके बाद से रंजीत अपने माँ से कहता है कि माँ, अब मैं शहर पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एक अधिकारी बनना है। शहर तो जाऊंगा लेकिन पैसा ज्यादा लगेगा। रंजीत के माँ जब इस बात को सुनती है तो रंजीत से कहती है कि बेटा, तुम पैसा के फिक्र क्या कर रहे हो? मैं ऐसे 3-4 घर में काम करती थी तो अब मैं 10 घरों में काम करके तेरा पैसा चुकाऊंगी और तुम शहर जाओ। रंजीत उस दिन शहर चला जाता है। शहर जाने के बाद जो ही ग्रेजुएशन फाइनल करता है तो उसके बाद से सरकारी अफसर के लिए कोचिंग करने लगता है। कोचिंग करते हुए जब साल भर बीतता है तो एक परीक्षा देता है, उस परीक्षा में पास हो जाता है। पास होने के बाद उसे पद मिल जाती है। पद मिलने की खुशी अपने माँ से बताता है तो माँ गांव में कहती है कि मेरा बेटा एक जिला कलेक्टर बन गया है। गांव वालों ने इस बात को इग्नोर करते हुए कहते हैं कि एक दूसरे के घर में काम करने वाले के लड़के कैसे बन सकता है एक जिला कलेक्टर। माँ इस बात को बहुत दुख सोचती है और सोचने के बाद अपने घर में आकर बैठ जाती है। उसके बाद से उधर रंजीत जब ट्रेनिंग में जाता है तो ट्रेनिंग के दौरान उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद वो शादी करने की बात कहने लगता है। तभी लड़की रंजीत से कहती है कि आखिर तुम्हारे घर में कौन कौन है? रंजीत कहता है कि मैं अनाथ हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है। इस बात को जो ही सुनती है लड़की ने शादी के लिए हाँ कर देती है और ट्रेनिंग के बाद रंजीत उस लड़की से शादी कर लेता है और शादी करके एक मकान में रहने लगता है अपने पत्नी के साथ। लेकिन ये बात अपने माँ से नहीं बताता है। जब कुछ दिन बीत जाता है, जब रंजीत की पत्नी गर्भावस्था होती है तो अपने माँ से फ़ोन करके रंजीत कहता है कि माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो शादी कर लिया हूँ लेकिन आपको एक पोता आने वाला है। जब इस बात को माँ सुनती है तो पहले दुख सताती है लेकिन
मन ही मन फिर से खुशी होती है कि ठीक है, आखिर तुम तो एक बड़ा पद लिए हो, अपने मन पसंद से ही ना शादी करोगे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे बहू से मिला दो, ये मेरा गुजारिश है। जब इस बात को जिला कलेक्टर सुनता है रंजीत तो कहता है, माँ समय आएगा तो मैं तुझे मिला दूंगा। मिलाने के बाद उस दिन से कुछ समय बीतने लगता है। इधर बूढ़ी माँ बहू से मिलने के लिए तरसती है। तभी कुछ दिन बीतता है तो उन रंजीत को एक पुत्र जन्म लेता है। जब पुत्र जन्म लेता है तो बूढ़ी माँ के पास फोन करके कहता है कि माँ, तुझे पोता जन्म लिया है और मेरा पुत्र हुआ है। इस बात को जब शारदा बूढ़ी माँ सुनती है तो आंसू उनकी आंखों से बहने लगता है और कहने लगती है कि एक पोते से मुझे मिला दो। फिर से रंजीत वही बात कहता है कि माँ समय आएगा तो मैं तुझे मिला दूंगा। उसके बाद से शारदा बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा तुम अपना एड्रेस मुझे दे सकते हो। रंजीत कहता है कि मैं तो एड्रेस दे दूंगा, लेकिन माँ तुम एड्रेस पर नहीं आ पाओगी। एक बगल के लड़के को अपना फ़ोन देती है और बूढ़ी माँ सभी कागज़ पर एड्रेस लिखवा लेती है और लिखवाने के बाद उस कागज़ को अपने पास रख लेती है। रखने के बाद कुछ दिन तक मन ही मन सोचती है कि मुझे मन ये कर रहा है कि मैं अपने बहू और पोते से मिलूं। जब मिलने के लिए अपने मन में इस बात को रख लेती है तो अगले दिन अपने गांव के बाजार जाती है। बाजार जाने के बाद उस पोते के लिए खिलौने खरीदती है और बहू के लिए साड़ी और पोते के लिए कपड़ा खरीद कर लाती है। लाने के बाद एक गट्ठर में बांध लेती है और बांधने के बाद अगले दिन ट्रेन पकड़ लेती है। ट्रेन पकड़ के जाकर जब रेलवे स्टेशन पर उतरती है तो वहां से रिक्शा चालक को उस कागज के पत्ते दिखाती है और दिखाने के बाद कहती है कि बेटा इस पता पर मुझे पहुंचा दो और इसमें कॉलोनी नंबर सब लिखा है। रिक्शा वाला उस पता को पढ़ता है और पढ़ने के बाद उस बूढ़ी माँ को उस जिला कलेक्टर के मकान तक पहुंचा देता है। जो ही उस मकान के सामने जाती है तो गेट पर लिखा प्लेट पर उसके पुत्र का नाम लिखा था और वहां पर एक गार्ड खड़ा था। उस गार्ड से कहती है कि बेटा इस मकान में जो जिला कलेक्टर रहते हैं मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जिला कलेक्टर एक बूढ़ी माँ को देखते ही सन्न रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर एक बूढ़ी माँ इस हालत में कैसे हो सकती है, एक जिला कलेक्टर की माँ। उसके बाद से गार्ड ने इस बात को जिला कलेक्टर तक लेकर जाता है तो जिला कलेक्टर से कहता है कि आपके गेट पर आपके बूढ़ी माँ आई है। गेट के अंदर से जिला कलेक्टर और उसकी पत्नी आते हैं। आने के बाद जिला कलेक्टर अपने माँ को पहचानने से इनकार कर देते हैं। माँ सोचने लगती है कि आखिर एक पुत्र अपने माँ को कैसे पहचानने से इनकार कर सकता है। जब पढ़ता था तो मुझे पहचानता था, जब पैर पर खड़ा हो गया तो आज माँ को पहचानने से ही इनकार कर दिया। माँ कहती है कि ठीक है बेटा, शायद मुझे ही गलत फहमी हुआ है, मुझे कहीं और जाना था, तेरे पास आ गई। उसके बाद से जिला कलेक्टर अपने पत्नी के साथ अपने घर में चले जाते हैं और जाने के बाद बूढ़ी माँ गार्ड से कहती है कि बेटा एक कॉपी और कलम लाओ और उस कॉपी में मेरा दुख भरी बातों को लिख दो। तभी गार्ड जाता है गेट के अंदर और कॉपी एक कलम लाता है और बूढ़ी माँ के कहे हुए बातों को उस पन्ने पर लिख देता है। लिखने के बाद बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा इस पन्ने को जब भी गेट के बाहर जिला कलेक्टर आए तो उनके हाथ में दे देना। अगले दिन जब ड्यूटी पर जाने के लिए जिला कलेक्टर आते हैं तो उनके हाथों में एक कागज गार्ड दे देता है और देने के बाद कहता है कि
ये तुम्हारी माँ देकर गई है। ड्यूटी जाते वक्त जिला कलेक्टर उस कागज को नहीं पढ़ते हैं, अपने पॉकेट में रख लेते हैं। रखने के बाद जब ड्यूटी से छूटते हैं, शाम को कपड़ा चेंज करते हैं। करते ही वो कागज ने घर में गिर जाता है। गिरने के बाद जब उसके पत्नी उस घर में जाती है तो उनके नजर पड़ जाता है। दुख भरी बातों को पढ़ते हुए उसके पत्नी रोने लगती है। रोते पति देखकर कहने लगता है कि आखिर क्या हुआ कि तुम रो रही हो। पत्नी कहती है कि आखिर तुम कैसे एक माँ को भुला सकते हो, जो माँ ने तुझे 9 महीने तक अपने कोख में पाला, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर इस पद तक लाया, और एक पद हासिल करते ही अपने माँ को कैसे भुला सकते हो। दोस्तों, उस कागज में यही लिखा था कि बेटा, मैं तुझे पढ़ाया लिखाया, इस पद तक पहुंचाया, और पद पाते ही माँ को कैसे भूल गया। अगले दिन उसके पत्नी जिद करने लगती है कि मैं माँ से मिलना चाहती हूँ, मुझे मिला दो। अपना गाड़ी निकालता है जिला कलेक्टर। उस गाड़ी में अपने पत्नी को और अपने लड़के को बैठाता है। बैठाने के बाद उस माँ के पास चल देता है। माँ के पास आते ही पति पत्नी दोनों शारदा के पैरों में गिर जाते हैं, और गिरने के बाद माफ़ी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। वहीं पर जिला कलेक्टर के पत्नी कहने लगती है कि आखिर तुम क्यों अपने माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। तब जिला कलेक्टर कहता है कि जब मैं तुझसे शादी करने के वादा किया तो आपसे कहा था कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, इसलिए जब तुम मेरे साथ थी तो मैं माँ को पहचानने से ही इनकार कर दिया। उसके बाद से उस गाड़ी में कुछ मिठाई था। जिला कलेक्टर अपने माँ शारदा से कहते हैं कि माँ, इस मिठाई को गांव में बांट दो, और बांटने के बाद सभी से ये कह दो कि मेरा बेटा आज जिला कलेक्टर बन के घर आ गया है। गांव में सभी लोग को मिठाई लेकर जाती है तो सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिर ये किस चीज़ का मिठाई है। बूढ़ी माँ शारदा कहती है कि मेरा बेटा जिला कलेक्टर बन गया है, उसी का मिठाई है। जब इस बात को लोग सुनते हैं तो सुनने के बाद सोचने लगते हैं कि हाँ, आज ये दिन सचमुच हो गया। एक दूसरे के घर में काम करने वाली महिला के लड़का जिला कलेक्टर बन गया। उस दिन से पढ़ाई के माहौल उस गांव के इतना बढ़ जाती है। हर लड़के के मन में ये बात की चर्चा होने लगती है कि आखिर एक दूसरे के घर में काम करने वाली माँ के लड़का जब जिला कलेक्टर बन सकता है तो क्यों ना हम लोग पढ़ेंगे तो कोई ना कोई अधिकारी बन ही जाएंगे। इस माहौल को बढ़ते देखकर उस गांव के लोग भी खुश हो जाते हैं और उस श्रद्धा को नमन करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि श्रद्धा, तूने जो किया बहुत अच्छा किया। और अगले दिन जिला कलेक्टर अपने माँ और पत्नी और पुत्र को एक गाड़ी में बैठाते हैं और बैठाने के बाद अपने रूम पर लेकर चले जाते हैं। उस दिन से जिला कलेक्टर के माँ, पत्नी और पोते एक साथ मिलजुल कर बहुत ही अच्छे से रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद यही है कि न किसी को रुलाना है, न किसी को दिल को दुखाना है। अपने घर परिवार में मिलजुल कर रहना है और एक साथ रहना है। माँ तो माँ होती है। हर माँ के सपना होता है कि मेरा पुत्र एक अधिकारी बने और मेरे घर परिवार को एक साथ लेकर चले। तब तक के लिए मैं अगले वीडियो में मिलूंगी। जय हिंद, जय भारत।